वेक्टर मेथड प्रूव यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव कोसाइन रूल। राइट है भाई, आप में से सभी को ध्यान होगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पिछला जो अपन ने ट्रायंगल बनाया था आपको याद है, एबीसी अपन ने कुछ हद तक ऐसा लिया था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था और ये वाला सी वेक्टर था, है ना भाई, ऐसा ही था, कुछ नहीं याद आया? अच्छा, जब अपन ने तीनों को एक के पीछे एक दिखा दिया था तो इसका मतलब 100% ये श्योर हो गया था a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि a प्लस बी बराबर में माइनस का सी वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना? अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, पक्की बात, हाँ या ना? और अगर ऐसा हो गया तो आपको ये भी पता होगा ये बन जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस में 2 मॉड ए मॉड बी, और ए और बी के बीच का एंगल का कॉस, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिख रहे हैं, इनके बीच में एंगल कॉस पाई माइनस सी, श्योर है? अगर ये पाई माइनस सी है तो ये अपने आप में मॉड सी का स्क्वायर, तब तक ये बात श्योर हो गई, तब तक आपको पता चल गया होगा कि इधर की तरफ लिखता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सोच लिया, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ तो कोई परेशानी? ये सी वेक्टर जो इधर लिखा हुआ उसको उधर भेज रहा हूँ, तो ये अपने आप में कितना हो गया सा, माइनस में सी वेक्टर का स्क्वायर, ये अपने आप में प्लस का है कि माइनस का, फटाफट सोच देना, माइनस का, माइनस की वाली पार्टी को उधर ले जाऊं तो 2 मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस सी, बराबर है भाई? अब अगर बाय द वे मेरे को कॉस सी निकालना तो कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड सी का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ए मॉड बी। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हम लोग जरूर मॉड ए मॉड बी लिखते हैं, अदरवाइज नॉर्मली हम लिख सकते हैं ए और बी, सही है? और यही है क्या कोसाइन रूल? सही है, कोसाइन रूल। हाँ भाई, इसी के अंदर सेकंड पार्ट इसी के अंदर ले रहा हूं भाई मैं, ए और इसी के अंदर बी ले रहा हूं। प्रूव कॉस स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन माइनस का 3/2 इन ट्रायंगल एबीसी। राइट है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ये तो, ठीक है? ये क्वेश्चन एक्चुअल में गलत बोल रहे हैं, समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर है ना भाई, समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3/2। बड़ा ध्यान से समझना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक मिनट यहाँ समझ के फिर कॉपी कर लेना। ये अपना ट्रायंगल एबीसी है ना भाई, अब इस ट्रायंगल एबीसी को मैं जानबूझ करके ऐसे ना लेकर के ऐसे ले रहा हूँ ताकि आपके लिए शुरुआत ही सही जाए। ये ट्रायंगल एबीसी है, फटाफट समझना, देख लिया, यहां तक समझ लिया? इस बार अगर मैंने बाय द वे सर्कल ले लिया तो आप में सभी को पता है ये सर्कम सर्कल या इन सर्कल, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल है तो जहां तीनों मिलेंगे वो वाला पॉइंट है सर्कम सेंटर, ये तीनों रेडियस, हाँ या ना? सर्कम रेडियस को कैपिटल आर बोल दूं, याद आ गया आपको? श्योर है? कोई बताएगा ये वाला एंगल कितना? 2a, पक्की बात है क्या? अच्छा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2a, तो ये वाला एंगल इज a। अच्छा अच्छा, अब एक और बात, मैं इस जगह पे ओरिजिन मान रहा हूँ, इस जगह पे क्या मान लिया मैंने? तो ओरिजिन से जो a की ओर जाएगा तो दैट इज OA, OA इज नथिंग बट a वेक्टर, O से b की ओर जाने वाला इज b वेक्टर, इसकी तरफ जाने वाला इज c वेक्टर। अब की बात ट्रायंगल एबीसी है, लेकिन ट्रायंगल एबीसी मैंने एबीसी की पोजीशन ही बदल दी, क्या आपने बात समझी? अगर ये वाली बात सही है तो मैं अब आपके लिए कुछ छोटी छोटी बातें पूछता हूँ कि तीनों के लिए फाइनली क्या a प्लस बी प्लस सी अभी भी 0 है या नहीं है? सोच लेना, तीनों वेक्टर का सम 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? श्योर आएगा, पक्की बात आएगा, क्योंकि याद होगा आपने तो सीखा होगा फोर्स 120 डिग्री पे अप्लाइड हो रहे हैं या एक्चुअली अप्लाई हो रहे हैं, बीच में आके मिल रहे हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो आप क्या बता रहे थे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। आप बताइए कैसे स्टार्ट करा जाए? स्क्वायरिंग मार दूं? आप बोलोगे कर देंगे? अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कर दूं? देखो एक बार के लिए जरा मन की आंखों से देख लेना, आप जैसा बताएंगे वैसे देख लेंगे बाद में। आपने कहा स्क्वायरिंग कर दो, तो इट इज मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर, है ना भाई? और प्लस में कितना? 2 कितना? मॉड ए मॉड बी कॉस
बोल दो आप, मजा आ जाएगा बस। कॉस ए और बी के बीच का एंगल बोलना बस आप। 120 बोलूं या 2a बोलूं? ये ए और बी के बीच का एंगल 2c, पक्की बात है ना भाई? cos 2c, श्योर? अरे यहां तक पकड़ में आ गया ना? अच्छा, और धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं तो 2 मॉड कितना? मॉड बी मॉड सी इंटू में cos 2a प्लस अगले वाले के अंदर आ गया 2 मॉड सी मॉड a इंटू cos 2b। श्योर है भाई? a इज इक्वल टू 0। ये भी हो गया पक्का? अच्छा, आप में से किसी का इतराज नहीं? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 3r स्क्वायर, ये भी पक्का करता था। प्लस में 2r स्क्वायर कॉमन ही ले लिया अपन ने, कॉमन ले लूं? अच्छा, फाइनली इट इज cos 2c प्लस cos 2a प्लस cos 2b, सही भाई, इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी तो बोलिए, नहीं है क्या? श्योर है आप? अच्छा, मैं एक छोटा सा चेंज करना चाहता हूं, बस हल्का चेंज करूंगा, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। अगर ये इक्वल टू 0 है, सही है? पक्की बात है ना? अगर ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एबीसी आर इन इक्विलिब्रियम, हाँ है ना? वेदर दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम देन, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होते तो? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये हो गया कि किन्हीं भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे के बराबर है, हाँ है ना? इन केस अगर बाय द वे ट्रायंगल थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता तो क्या इक्विलिब्रियम हर बार सेटल होता या नहीं होता? हर बार सेटल नहीं होता। अगर हर बार सेटल नहीं भी होता तो भी मैं आपको ये तो कह ही सकता था कि फॉर एनी ट्रायंगल ए, फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, मैं किसी भी 3 वेक्टर के लिए बोल सकता था, ठीक है, कि उनका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो भी होल स्क्वायर होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोच के बोलना आप, नहीं है? अरे मान लो कल को ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं होते, अगर होते तो फिर तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 होता। अगर बाय द वे ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं होते तो इनका स्क्वायर 0 नहीं होता, लेकिन होता जो भी होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो जरूर होता। आप इस बात से तो सहमत होंगे चाहे नेगेटिव इक्विलिब्रियम है चाहे पॉजिटिव इक्विलिब्रियम है, फाइनल आंसर जो भी आता है, लेकिन इसका स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहां तक तो बराबर है ना? मेरे को सिखाते जाना, मतलब कोई भी अगर कमी बेसी हो तो अपन बाद में मिला लेंगे। हाँ, तो मैं फाइनली अगर देखा जाए फॉर एनी 3 वेक्टर ए बी सी, मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं, सोच लिया? अच्छा, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चिपका दूं? अब सोचने की बात आई है, हाँ साहब, क्या मैं इसको समेशन में cos 2c इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3/2 लिख दूं? हाँ या ना? सही है क्या भाई? हाँ या ना? अच्छा, इस बार गलत है, cos 2 है, ठीक है भाई? हाँ, मेरी तरफ से गलती हुई, नहीं है? हाँ हाँ, और मैंने गलत लिख दिया था। cos स्क्वायर है तो समेशन ऑफ cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी तो अलग ही वैल्यू देगा। ध्यान रखना, ये आईटी ऑलरेडी शायद इस साल या लास्ट ईयर इसने ये वाला क्वेश्चन उठाया है, cos 2a वाला, माइनस का 3/2 इस पे क्वेश्चन आया था, बाई चांस वो बोनस हो गया था, ठीक है? हाँ साहब, अगले क्वेश्चन में आते हैं, लिखिएगा, लेट x, y, z बिलोंग्स टू R सच दैट 2 sin x इंटू में sin y प्लस में 3 cos y प्लस में 6 cos x इंटू sin y इज इक्वल टू 7। फाइंड tan स्क्वायर x प्लस में 2 टाइम्स tan स्क्वायर y। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है और यहां से एक अच्छा खासा लिंक मिलता है, ठीक है, कि वेक्टर जो है वो कई बार ट्रिगो को सपोर्ट करता है, लेकिन वो बाई चांस ही होता है ना भाई? हाँ, ध्यान से देखने लायक बात क्या है कि अगर बाय द वे नॉर्मली किसी क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो हमने ट्रिगो पढ़ी बहुत होगी, लेकिन हमने बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा देखा जब हमारे पास में 2 sin a sin b प्लस में 3 cos b प्लस में 6 cos a sin b इज इक्वल टू कुछ दे रखा हो। इसका मतलब ये अपने आप में कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जैसा बनाने की कोशिश करी है और फाइनली इसने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं पूछा, इसने tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर भी मांग लिया। बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना भाई, कि कैसे आखिरकार इसमें वेक्टर का लिंक बैठेगा। इसमें जो फर्स्ट है 2 3 6
ठीक है, इन्हें जानबूझ के ए वेक्टर मान रहा हूं। अब इन्हें कैसे ए वेक्टर माना जाएगा? इट इज 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप। देख लिया आपने? जैसे ही आप ये मानेंगे, पैरेलली मुझे एक बार जरा मॉड ए की वैल्यू बता दीजिए। मॉड ए की वैल्यू 7 है, पक्की बात है? जैसे बता रहा है 4 और 36 प्लस 9 हो गया, सोच लिया आपने? अच्छा, अब जो सेकंड बच गए, माने ये sin x sin y, इसे मैं b वेक्टर मान रहा हूं। तो sin x इंटू sin y i कैप प्लस में cos y j कैप प्लस में cos x इंटू sin y k कैप। यहां तक कोई बराबर? अच्छा, जिनको यहां तक की बात पकड़ में आ गई, वो पैरेलली एक बार मॉड b वेक्टर के बारे में भी जरा चर्चा कर लीजिए। मॉड b के बारे में चर्चा करते हैं, उम्मीद है आप सभी समझ गए कि मुझे sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y प्लस के अंदर कितना cos स्क्वायर y प्लस के अंदर cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर y पे चर्चा करनी है। अब जिनको ये और ये में कुछ कॉमन दिख रहा है, वो जानते हैं sin स्क्वायर y कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर बचा 1, बचा कितना? sin स्क्वायर y रह गया। sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू फाइनली 1। यहां तक भी कोई मेरे को नहीं लगता, वो बहुत झंझट का काम हो गया। जिनको ये दोनों समझ में आ गए, वो हाथों हाथ ये समझे कि जिस दिन भी मैं आपसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कराऊंगा, उस दिन ये आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना? तो पहले मैं 1 मिनट आपके सामने लिख देता हूं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कराते लेफ्ट हैंड साइड तो आ ही जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में 7 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा और होना था। इज इक्वल टू में होना क्या चाहिए था? मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। श्योर है? अच्छा, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 1 है, इंटू में cos थीटा की जगह cos थीटा, और a डॉट b हमारे पास 7 है ऑलरेडी। तो इसका सीधा मतलब ये कि मुझे ये पकड़ में आ गया कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, और cos थीटा इक्वल टू 1 होने का मतलब थीटा इक्वल टू 0 है, और थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब a वेक्टर और b वेक्टर आपस में पैरेलल है। सोच लेना, कल को किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल ही 0 है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल। इट सिंपली इंप्लाइज दैट a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। और अगर कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो इसका मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के ये कंपोनेंट्स बोले तो आप क्या? sin x इंटू में sin y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में cos y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू में cos x इंटू sin y डिवाइड बाई 6। ये सब पैरेलल होंगे। यहां तक मेरे को नहीं लगता कोई दर्दनाक हादसा है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं, तो सोच के जवाब दीजिएगा कैसे? इसको इधर ला रहा हूं, तो ये sin x इंटू sin y अपॉन में कितना? cos x इंटू cos y इज इक्वल टू में 2/6। सोच लीजिएगा, ये 2/6 बराबर है। अच्छा, तब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि tan y की वैल्यू फाइनली इट इज 1/10x। ओहो, 1/3। यहां तक आ गया? अच्छा, जिनकी वैल्यू में यहां तक आ गया है, अगर अपन कुछ तरीका ऐसा बैठा लें कि इसका और इसका भी कोई रिलेशन निकल जाए, तो शायद मेरे हाथ में tan y और आ जाएगा। आ जाएगा क्या? और मेरे को ऐसा लगता है कि रिलेशन कैसे बैठाया जाए। tan x मेरे पास आया पड़ा है, किसमें किसको डिवाइड करा जाए? सेकंड में थर्ड को, या फर्स्ट के अंदर सेकंड को? फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दूं। लेकिन तब तक आप मेरे को ये बता दो कि sin x की वैल्यू शायद आप में से कई लोग समझ गए, ये 1 है, ये 3 है, तो √10 हो गई। समझ लिया? अब sin x की वैल्यू अपने आप में 1/√10 हो गई। अब ये तो अपने किस किस को डिवाइड करा? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड को। सोच लिया? अब कुछ लोग मेरे को आइडिया दे रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करो। अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करा तो इट इज sin x इंटू sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू में कितना? 2/3। श्योर? अच्छा, sin x की जगह मैं रख देता हूँ 1/√10 इंटू में कितना? tan y इज इक्वल टू 2/√3। इसका मतलब ये इंटू में √10 कर दूं, हाँ या ना? तो मेरे पास में tan y की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, लेकिन मांगने वाले तो मुझसे क्या डिमांड करा? tan स्क्वायर x प्लस में 2 टाइम्स tan स्क्वायर y, और tan स्क्वायर x की वैल्यू 1/9, और tan स्क्वायर y की वैल्यू इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 9। सही है क्या भाई? कुछ रह गया क्या? इंटू 2, पक्की बात है? कहीं आंसर में 9 तो नहीं बता रहे आप? काम खत्म है ना? तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 9। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, और ये बहुत सारी चीज़ों को समझाता है कि एक और एंगल भी हमारे पास वेक्टर का, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेक्टर के एंगल पे भी खेल सकते हैं। लेकिन आपको ये बात तब नहीं बताई जाती क्योंकि वेक्टर नहीं हुआ होता। लेकिन आप कभी अगर उठा करके
वो मोटी वाली पोथी आर.डी. शर्मा की उठाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा उसने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के कई क्वेश्चंस को वेक्टर से भी सॉल्व करा है। मैं हमको बीच में से इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आप रिदमिक रह लें, है ना, जरा समझ लेना। फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नाटक कर रहे हैं, ठीक है। इस बार फिर एक बार अपन तुक्का लगा लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि इस बार इसने ए और ए बुक करा लिया, दिख रहा है आपको, कैपिटल ए भी बुकड है और स्मॉल ए भी बुकड है, तो अब की बार अपन वो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो मान नहीं सकते, तो लेट्स से वी कॉल इट एक्स वेक्टर मान लो। तो हमें सभी को पता होगा जो पहला है वो एक्स वेक्टर हो गया, तो अंडर रूट में कितना ए स्क्वायर माइनस 4 आई कैप प्लस में कितना ए जे कैप प्लस में कितना अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस 4 के कैप, ऐसा कहते हैं भाई। और जैसे ऐसे चलेंगे, पहले आप मेरे को ये बता देना मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है अंडर रूट में पहले वाले का स्क्वायर, फटाफट सोचना है, आप स्लो नहीं सोचना। ए स्क्वायर प्लस में कितना ए स्क्वायर प्लस 4, फाइनली कितना रह गया अंडर रूट 3 ए, नहीं आया आ गया ना भाई यहाँ तक। हाँ, अगले पॉइंट पर जाओ, वाई किससे मानो बोलो, हाँ बताओगे, tan a आई कैप प्लस tan b जे कैप प्लस में कितना tan c के कैप। अच्छा, ये थोड़ा सा शायद दर्दनाक है, अंडर रूट के अंदर कितना छोड़ दूं, कितना समेशन के अंदर tan a स्क्वायर a कर दूं, है ना भाई। अभी तक तो अपने को ऐसा कुछ खास मिला नहीं है, सब कुछ बड़ा रुका सा है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं शायद ये बात समझता हूँ कि एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर हमने माने इस तरह से थे कि जिस दिन भी इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये वापस आना चाहिए, हाँ या ना। और एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर का वैल्यू होता है मॉड एक्स इंटू मॉड वाई इंटू कॉस थीटा, और ये सरकार ने कितना दे रखा है 6 से, यहाँ तक तो कोई मेरे को नहीं लगता प्रॉब्लम है। और अगर ये दे रखा है तो आपको ये भी पता होगा कि इट इज इक्वलेंट टू √3a इंटू में इसकी जगह पे अंडर रूट के अंदर समेशन के अंदर कितना tan स्क्वायर है इंटू में कितना cos थीटा इज इक्वल टू में 6 है, ए से तो उड़ा दूं, हाँ यहाँ। और √3 से अगर मैंने ये 6 और हटा दिया तो फाइनली इट इज 2√3, बराबर है ना भाई। अच्छा, अब आप बोलो तो अंडर रूट के अंदर समेशन ऑफ tan स्क्वायर a इज इक्वल टू में 2√3 cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और अगर आप में से फिर किसी को दर्द ना उठे तो 2√3 sec थीटा, और हमें तो चाहिए समेशन ऑफ tan स्क्वायर a। अगर मेरे को समेशन ऑफ tan स्क्वायर a चाहिए तो मैं करूंगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते ही हो जाएगा 12 इंटू में कितना, इसका मतलब ये किसके बराबर है समेशन tan स्क्वायर है जिसकी मिनिमम वैल्यू निकाली वो किसके बराबर 12 sec स्क्वायर थीटा का मिनिमम इज 1। अरे sec स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर इनफिनिट तक। अरे sec थीटा कहां से कहां तक होता है, sec थीटा 1 से इनफिनिट और -1 से माइनस इनफिनिट, नहीं आया तो sec स्क्वायर थीटा कहां से कहां में होगा, तो इसका मतलब ये कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, नहीं। अगर ये हमेशा 12 से बड़ा होगा तो बताइए मिनिमम कितना होगा 12, इसीलिए समेशन ऑफ tan स्क्वायर a मिनिमम इज इक्वल टू 12, सही है।
हाँ जी सर, ए बी सी डी 4 वेक्टर एक प्लेन में इस तरह से हैं कि उनके पोजीशन वेक्टर के घर के नाम ए बी सी डी हैं स्मॉल में, और ये इस तरह से है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है और इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0। तो बताइए डी कौन होगा? राइट है, एक बार के लिए, क्योंकि हम तुरंत आ जाओ, जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ना चालू करा आपको तुरंत मेरे साथ होना चाहिए, नहीं तो आप फिर पीछे हो जाओगे। और कॉपी तो होते रहती चीज़ें, थोड़ा तेज थोड़ा धीरे कभी कभार चलता रहता है। एबीसी करके एक ट्रायंगल है, उसमें कह रहा है डी कौन है, डी होगा कोई। फिलहाल इसने जो गाया उसको समझना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना जरूरी है कि पोजीशन वेक्टर की दुनिया में ए माइनस डी का मतलब डी ए वेक्टर होता है। ये आपको क्रॉस में सोचने में आना चाहिए। और इसका मतलब ये कि b माइनस सी है तो इट इज जरूर सी बी वैक्टर। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि दोनों 0 हैं। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि डी ए और सी बी और सी बी आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये बात पकड़ में आ गई। दूसरी लाइन से अगर आप समझ पाते हो तो वो भी समझो, ये अपने आप में है डीबी वेक्टर। तो डीबी वेक्टर इनटू में कितना? एसी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। इसका मतलब डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एसी वेक्टर। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माने डी कोई ऐसा पॉइंट है जिसको ए से जोड़ रहा हूं, डी को किससे जोड़ रहा हूं? ए से जोड़ रहा हूं। और बीसी कहां है भाई? बीसी तो ये वाली लाइन है, नहीं है, बीसी ये वाली लाइन है। और डी को ए से जोड़ने पर डी कोई ऐसा पॉइंट होगा बीच में कहीं पर या दुनिया में कहीं पर जो इसके और ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है? परपेंडिकुलर है। क्या ऐसा दूर से छोड़ने पे भी परपेंडिकुलर होता है? हाँ, क्योंकि हमारी दुनिया में फ्री वेक्टर है, थोड़ी देर बाद ये ऊंचा हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर लग जाएगा। क्या ये बात सही है? इसका क्या मतलब ये कि एक डॉट 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 करके आगे छोड़ दिया चलेगा। क्या ये बात सही है? क्योंकि परपेंडिकुलरिटी तो यहां से देखी आएगी, एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है डी बी ए सी के परपेंडिकुलर है, माने डी और बी को मिलाने वाली लाइन डी बी और ए सी। ए सी कौन है? ये वाला। ये भी आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो मेरे को बताएंगे ये एक्चुअल में फिर ये किसका रोल निभा रहा है साहब? ऑल्टीट्यूड का। सोचो। और ये किसका रोल निभा रहा है? और दो एल्टीट्यूड जहां पे मिलते हैं वो डी पॉइंट क्या है? ऑर्थो सेंटर। तो क्या मतलब ये है कि हियर, ठीक है ना, बाय डायग्राम it is clear that D is intersection point of two altitudes, implies D is equal to ortho center. हाँ जी सर।
हाँ जी सब अगले क्वेश्चन में आ जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है आपके लिए क्वेश्चन है। और वैसे बता दूँ एक पूरी थ्योरी है ये। एक्चुअल में इस क्वेश्चन से आप दो बातें निकालना सीखेंगे, दो के बहुत सारी बातें। 3D का एक जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए बाद में ये मत पड़ेगा कि 3D में ये नहीं है वो नहीं है। हर बात पे जहाँ भी गहराई होगी मैं आपको पहले बता दूंगा कि इस जगह को याद रखना है, इस जगह को याद रखना है, इस जगह को याद रखना है, ठीक है ना भाई। इसमें आप क्या सीखने वाले हैं, ये एक लाइन होगी कोई, ठीक है, जो गुजर रही होगी कहीं से, ठीक है। एक पॉइंट है P। इस क्वेश्चन के अंदर आप ये सीखेंगे कि क्या P का रिफ्लेक्शन आ सकता है लाइन में, और अगर आ सकता है तो उसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे। माने आप एक तरह से इस क्वेश्चन के दौरान आप सीख जाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट अ लाइन निकालना, जिसकी थ्योरी जब दोबारा बताई जाएगी तो सिर्फ उतनी ही बताई जाएगी जितनी आपके लिए उस टाइम पे नेसेसरी होगी, क्योंकि हम पूरी बात यहाँ गा चुके हैं। तो इसीलिए आप ये मान के चलना कि 3D इज रनिंग पैरेलल, ठीक है ना भाई। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, इसमें हालांकि निकालेंगे जरूर इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन, लेकिन आप पैरेलली बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन निकालने के लिए मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा जो कि आर पार निकलेगा। और उम्मीद है आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन हमेशा उतनी ही दूरी पे बनता है मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये कि ये एक तरह से मिड पॉइंट हो गया। तो जब आप ये सारा खेल खेल रहे होंगे तब आपको एक और पॉइंट पता चल जाएगा कि पहली बात तो इसको आप आपके हिसाब से मिड पॉइंट बोलें, लेकिन दुनिया इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे से आपको एक पॉइंट का एक लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना आ गया, एक पॉइंट से एक लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना आ गया। माने ये कि इट इज फुट ऑफ प्रोजेक्शन, नहीं आया समझ में। तो जब आप ये क्वेश्चन सीख रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे क्वेश्चन सीख रहे होते हैं। ये आपको उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि अपने आप में बहुत सारी वेराइटीज को ये कवर अप करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त थ्योरी है, और ऐसे क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना बढ़िया, क्योंकि कई बार कई बच्चों को वाकई में एक बारी में नहीं आता, लेकिन उसके बाद में थ्योरी लिखी पड़ी है। आप इसे पेपर रखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और दोबारा खुद ब खुद बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप दोबारा इसे बना लेंगे ना तो भी आप समझ लेना आपको नए क्वेश्चन वाली फील आ जाएगी खुद ब खुद बनाने पे भी, ठीक है ना। एनीवे पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले ये लाइन भी देने वाले आदमी ने बहुत स्मार्टली दी है, 2 पॉइंट से गुजरती हुई लाइन, माने लाइन तक बच्चा खुद बनाएगा, ठीक है ना। इस बहाने से एक वापस से प्रैक्टिस हो जाएगी कि लाइन पासिंग थ्रू। सबसे पहले अपन बात करेंगे लाइन पासिंग थ्रू ए के नाम पे हमारे पास क्या है 1 - 2 -1, और बी के नाम पे हमारे पास क्या है सब 1 - 2 2। सोच लिया आपने। अगर भाई तो 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन, तो आपको याद होगा किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डी आर माइनस डी आर, दैट इज डी आर, है ना। तो दोबारा से बोल देता हूं, कोई बात नहीं, अगर आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा सब। ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर की जगह पे ये लिख देता हूं 1 - 2 -1। सोच लिया आपने। प्लस में लैम्डा बी माइनस ए करने का मतलब इसमें से घटा दूं तो 1 - 1 is 0, -2 - 2 is equal to 0, and 2 - -1 is 3। सोच लेना। नहीं आया? आप में से जिनको ये आर वेक्टर बनाना आ गया वो इनडायरेक्ट वे में वापस आपको याद दिलाता हूं, x - 1 y + 2 और z + 1। सोच लेना अपॉन में इसका 0 0 3। नहीं आया? इसको कहते हैं वेक्टर में बदल। वेक्टर से किस में लिया है, कार्टेशियन में। नहीं आया? 3D में बदल दिया साहब मैंने। कहानी पकड़ में आ गई आपको। मैंने आपको ये सब सिखा रखा है। धीरे धीरे बोलना एक प्रोसेस है, तो वापस याद करना दूसरी प्रोसेस है, वो सब चलता रहता है। आप ये बात समझ गए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप पॉइंट नंबर 2 सेकंड पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब होता है चलता पॉइंट। आपको याद होगा इस लाइन पर एक चलते पॉइंट की वैल्यू मानने के लिए इक्वल टू लैम्डा कर लो। उम्मीद है आपको ध्यान पड़ जाएगा। वैल्यू निकल जाएगी 0 मतलब 1, अगले नंबर पे -2 और तीसरे नंबर पे 3 लैम्डा -1। नहीं आया समझ में? ये एक चलता पॉइंट है जो आपकी इस लाइन पर, ये जो अपन ने लाइन बनाई है इस लाइन पे जहां मर्जी हमारा रुक के खड़ा हो जाएगा। तो अपन ने इस पॉइंट को यहां पे रुकवा दिया। सोच लिया आपने। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने आप में हो गया 1 -2 3 लैम्डा -1। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आया? यहां तक की बात पकड़ में आ गई ना भाई? अच्छा श्योर है ना भाई? लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास और वैल्यू आ गई है। कोई डाउट? ठीक है। अच्छा जैसे अपने पास में ये वाली वैल्यू आई
अब छोटी छोटी काम की बात पे दिमाग लगाइए। ये लाइन जो है, इस लाइन के dr, किसी ने मेरे से अगर पूछे कि सर इस लाइन के dr क्या है, तो मेरा जवाब होगा लाइन के dr इज इक्वल टू 003। आप में से कईयों को फिर वापस याद दिला देता हूं, जो लैम्डा के बाजू बैठता है वो dr होता है। तो इस लाइन के dr ये रहे, सोच लिया आपने, इस लाइन के dr ये रहे। देखो मैं एक एक चीज वापस याद दिला रहा हूं। लाइन की इक्वेशन बनाइए, उसमें मैंने एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाला है, डायग्राम के अंदर dr लिखा है जान करके। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये पॉइंट को अगर मैं d नाम देता हूं तो मेरे पास ये तो PD है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, हाँ या ना। तो अगले पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैं यहाँ पे बात लिख रहा हूं कि अब मैं जिस सिस्टम को बैठाऊंगा दैट इज PD इज परपेंडिकुलर टू लाइन। सोच लिया आपने। अगर ये दोनों सही हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जो PD होगा उसके dr, ठीक है ना, का डॉट प्रोडक्ट विद लाइन के dr, किसके dr, लाइन के dr, और दोनों के dr का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब बताता हूँ PD के dr कैसे निकलेंगे। PD के dr निकालने के लिए हमको P पॉइंट होना चाहिए। P पॉइंट क्या है साहब, 5 0 -4। सोच लिया। किसी भी लाइन के dr निकालने के लिए एक में से दूसरा घटा दो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे भी तो वही किया है, b - a करके dr ही तो निकाला। तो अब आप में से कोई भी सोच सकता है कि अगर मुझे इसके dr निकालने हैं तो PD के dr विल बी 1 - 5 बोलूं या 5 - 1 बोलो, एक ही बात है। तो मैं 1 - 5 बोलता हूं तो बोला तो कितना आ गया साहब, -4। सोच लिया। अगले नंबर पे -2 - 0 दैट इज -2, सोचते रहे। अगले नंबर पे 3 लैम्डा -1 -4, 3 लैम्डा +3, श्योर है। तो मैं लिख देता हूं 3 लैम्डा +3 का डॉट प्रोडक्ट लाइन के dr। अब लाइन के dr कितने थे साहब, लाइन के dr 003। सोच लिया। तो मैं यहां लिख देता हूं इंटू में 0, ठीक है, 0 और 3, और जैसे मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस में 3 लैम्डा +3 इंटू 3 दैट इज 9 लैम्डा +9 इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -1। लैम्डा इज इक्वल टू -1 आते ही आपके हाथ में एक खतरनाक काम आ गया कि आपको D मिल गया। आप में से किसी को सोचने में आ गया होगा। तो पॉइंट नंबर 4, अब मैं आपको बताता हूं मेरे पास क्या आ गया, D बोले तो अपने लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया कि नहीं आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर फुट ऑफ प्रोजेक्शन, सही है ना भाई। तो आप में से किसी को पता होगा इसके कोऑर्डिनेट है 1 -2 3 लैम्डा -1, तो इसकी जगह मैं लिखता हूं 1 -2 3 लैम्डा -1, और मुझे लैम्डा की जगह कितना धरना है साहब, -1, तो इट इज 1 1 -2 और दूसरी तरफ से -1 लगता ही -4। क्या मेरे पास D आ गया। अच्छा, लेकिन आपने तो मुझे पता था D इज अ मिड पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो ये वाला पॉइंट इज इमेज, इट इज इमेज ऑफ P। ये किसकी इमेज है, P, और ये अपने आप में D इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड इमेज ऑफ P। तो अपन अपनी तरफ से इमेज ऑफ P को थोड़ी सी देर के लिए, आप में से अगर किसी को इतना नहीं तो अल्फा बीटा गामा मान लें। सोच लिया आपने। अगर मैं इसे अल्फा बीटा गामा मानता हूं तो अल्फा बीटा गामा और इसका जो मिड पॉइंट है वो D है। सोच लिया। तो आप बता सकते हैं अल्फा बीटा और इसके मिड पॉइंट को वैल्यू क्या होगी, जरा बताएंगे जरा। D की वैल्यू, D की वैल्यू आपके लिए क्या क्या होगी ये बताओ आप तो। पहला अल्फा प्लस 5/2, सोच लिया, कॉमा दूसरा बीटा माइनस, तो इसको बीटा/2 बोल दूं। अगला गामा -4/2, गलत तो नहीं जा रहे अपन। लेकिन आपको तो ये अभी पता चला है कि इसकी वैल्यू लैम्डा गामा +4 होगा, सही है। हाँ जी साहब। तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई, D के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर मेरे पास D के कोऑर्डिनेट आए तो D के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ये रहे। तो मैं अगर कंपैरिजन करूंगा तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसको कंपेयरिंग टू अल्फा प्लस 5/2 सॉरी, ठीक है, कॉमा दूसरी तरफ से बीटा/2, तीसरी तरफ से गामा -4/2, सही है भाई। कंपैरिजन करने पे मुझे मिल रहा है अल्फा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो बीटा/2 इज इक्वल टू -2, तीसरी तरफ से देखा जाए तो गामा -4/2 इज इक्वल टू -4। तो फाइनली अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया साहब, -3, और बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया साहब, -4, और गामा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में -4, सही है क्या भाई। तो कहना मतलब इमेज ऑफ P इज इक्वल टू -3 -4 -4, ये इमेज आ गया। क्या आपको क्वेश्चन के अंदर पकड़ में आया?
दोबारा से पूरी कहानी एक बार दोबारा कर तो देखो अपना कम से कम 50% जो हिस्सा है, ऊपर का 40% वो तो लाइन बनाने में चला गया। कई बार वो आपको लाइन दे देगा, अगर वो लाइन दे देता तो आपका काम यहां से स्टार्ट होता। बस सबसे पहले क्या निकालना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को डायग्राम में यहां रख लेना। रख लिया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को डायग्राम में रख लेना। डायग्राम में रखते ही लाइन के डीआर लिखना, ठीक है, लाइन के डीआर लिखना और इसको घटा करके पीडी के डीआर लिखना। अब पीडी के डीआर और लाइन के डीआर का डॉट प्रोडक्ट 0 करते ही आपका लैम्डा आ जाएगा। सही है, बस आपका पहला काम होता है लैम्डा की फाइट है। लैम्डा का आते ही आपके पता है आपका तुरंत डी आ जाएगा। डी आते हैं मिड पॉइंट से कंपैरिजन करके डी के साथ में इमेज ऑफ पी भी निकाल लेंगे। सबसे पहला काम। अब वापस एक बार जरा गिना दो एक बार के लिए। सबसे पहले लाइन के डी आर, दूसरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब पैरामेट्रिक को पी में से घटा करके क्या निकालेंगे, पीडी के डी आर। तो फर्स्ट थिंग लाइन के डी आर, सेकेंड पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तीसरा काम पीडी के डी आर, चौथा काम पीडी के डी आर इंटू लाइन के डी आर इक्वल टू 0 से लैम्डा। और लैम्डा क्या आते हैं डी, फिर मिड पॉइंट से इमेज। नहीं आया, आप ऐसे सिस्टमेटिकली याद रख लेना पूरी कहानी को। अब दोबारा से एक बार के लिए लाइन के डी आर, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट घटा करके पीडी के डी आर, पीडी के डी आर और लाइन के डी आर का डॉट प्रोडक्ट से लैम्डा, लैम्डा आते हैं डी, फिर मिड पॉइंट से अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको फोर्सफुली, ऐसे एक बार में नहीं हो। मैंने कहा ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर जगह पे। अगले पॉइंट पे आते हैं फटाफट। हाँ भाई याद कर लें दोबारा से एक बार के लिए। लाइन के डी आर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट घटा के पी डी के डी आर, दोनों के डॉट प्रोडक्ट से लैम्डा, लैम्डा से डी और फिर मिड पॉइंट से इमेज। ये तो मिटा दूं, इस साइड वाला थोड़ा बोझ कम लगेगा। हाँ जी साहब, चर्चा जारी रखें। ये टेट्राहेड्रॉन है, ये टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। हालांकि अपन ने इसको बहुत मुश्किल से, बहुत जुगाड़ से बनाया, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन, उम्मीद है पता है 4 फेसेस हैं, तो इसलिए या यूँ समझो 4 हेड हैं। तो ये 4 हेड है ना, 3 नीचे, अरे 3 हेड नीचे ना और एक ऊपर है, तो 4 हेड हो गए, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रॉन है। और इसके 4 फेसेस हैं, ध्यान है, पता है 3 तो मैंने ऊपर से पकड़ रखे हैं, एक नीचे दिख रहा होगा, तो 4 फेसेस हैं। अच्छा, अगर भाई हम लोग नॉर्मली किसी क्वेश्चन के अंदर अलग होकर बात नहीं करते तो ये माना जाता है कि ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होते ही आपको ये समझ में आ जाता है कि सारे एंगल 60 पे बाउंड हो गए, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछने वाला कई बार आपसे टेट्राहेड्रॉन के अंदर 2 प्लेन्स दिख रहे हैं आपको, दोनों के बीच का एंगल भी पूछ लेता है। 2 प्लेन्स के बीच का एंगल, उम्मीद है पकड़ में आ गया। प्लेन्स दिख रहा है आपको, प्लेन है ना, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल भी पूछ लेता, तो बीच का एंगल ये वाला होगा, इन 2 प्लेन्स के बीच का एंगल, है ना। नहीं आया समझ में, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा दोनों के बीच का, इतना तो समझ में आता है ना। हाँ, अब ये अगर प्लेन है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये मैंने इसके पैरेलल यहाँ एक ऐसे झंडे जैसा लगा दिया, जैसे अपने होता है ना, ऐसा लगाया। देना दूसरा पेन, पिंक दे दो, पिंक। हाँ भाई, ये अगर आपको दिख रहा है तो जिस दिन यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिरेगा, इसके हेड से देख रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ,
तो ये यूं जिस दिन परपेंडिकुलर गिरेगा ना, तो जितनी हाइट तक गिरेगा वो इस पिरामिड की हाइट होगी। नहीं है समझ में? हाँ, अगर बाय द वे यूं नहीं देखा था तो मेरे को इस साइड में छेद करके और इसके वर्टेक्स के आर पार निकालना पड़ता, और जितना पेन काम में आ जाता वो सारा का सारा उसकी हाइट हो जाती है ना। लेकिन अगर बाय द वे आप थोड़ा भी सेंसिबली सोच रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यूं भी हाइट निकाली जा सकती है। कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? अच्छा, अब जिनको ये बात पकड़ में आ गई वो ये भी समझिए कि अगर आप इधर से देख रहे हैं, ये वाली साइड से देख रहे होंगे ना, ये वाली साइड से, ये ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, सोच रहे हैं आप? ये ए वाला कौन सा वेक्टर? ये बी वेक्टर। तो जैसे ही मैं इसके पास में ए वेक्टर बी वेक्टर बोले तो नहीं आप, ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो आपको पता ही होगा ना, थंब रूल से ऐसे होगा, ए से बी की ओर जाऊंगा ना, ए से बी की ओर, नहीं आया समझ में? ए से बी की ओर ऐसे जाऊंगा तो मेरा थंब बार की तरफ आएगा। अगर मैं ए से बी की ओर जा रहा हूँ तो जैसे मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो ये जो ये मेरे थंब की साइड में निकलेगा, नहीं पकड़ना है? आप इधर से इधर जाएंगे ना, ए से बी की ओर, तो ऐसे ही जाते हैं ना, ऐसे जाते ये अप साइड होगा। अगर बाय द वे मैं ऐसे हाथ को यूं घुमाऊंगा ना तो ए से बी की ओर जाऊंगा ना, तब जाकर के अप साइड आएगा, नहीं है? अगर मैं बी से ए की ओर जाता तो डाउन साइड होता, बी से ए की ओर डाउन साइड होता, नहीं है? तो ए से बी की ओर जाऊंगा तभी अप साइड होगा, अप साइड होगा तो ये अप साइड आया। तो ये जो है ये एन वेक्टर है, और वो ही कौन सा वाला? प्लस वाला, क्योंकि मैं ए से बी की ओर गया हूँ। अगर मैं बी से ए की ओर जाऊंगा तो नीचे जाऊंगा, इसलिए माइनस हो जाएगा, नहीं पकड़ में आया? तो ये आपका वो एन वेक्टर है जिसे हम लोग अक्सर ऐसे बता देते हैं ना आपको फटाफट से, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और ये परपेंडिकुलरली आ पा रहा है, ठीक है ना? वो ऐसी वाली फोटो होती होगी कोई, नहीं पकड़ में आया आपके? हाँ, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है ना, हम सब कुछ 2D में दिखा रहे हैं हर चीज़ 3D का, इसलिए 3D बहुत हद तक इमेजिनेशन गेम है। और आपके पास में आपकी मेज पे पड़े हुए छोटे छोटे, है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते रहेंगे, जो आपने कभी फोकट का टाइम मिला, चलो कुछ काम नहीं, आज पढ़ने का भी मन नहीं है, चल पिरामिड ही बना लेते हैं, ठीक है ना? और उसके बाजू में ऐसे माचिस की तीली लगा करके छोटा सा पिरामिड बनाया, ये इसका झंडा माने एन वेक्टर बन गया, ठीक है? फिर कभी खाली बैठे बैठे आपको पता चलेगा, यहाँ से आप प्रोजेक्शन डालोगे तब आपको पता चलेगा ये इसकी हाइट देगा, एनीवे जो भी है, ठीक है? ये कहानी यहाँ तक पकड़ में आ गई होगी, है ना? जो भी है, अभी इसके बाद में आगे की बात, अभी एक और पॉइंट, ये 3-4 ट्रायंगल है, तो हर ट्रायंगल का एक सेंट्रॉइड होगा, हर ट्रायंगल का एक सेंट्रॉइड होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। कितने हो गए? 4 सेंट्रॉइड हो गए, 4 फेस सेंट्रॉइड हुए, ठीक है ना भाई? अच्छा, अगर भाई तो मैं इसके सेंट्रॉइड से पेन आर पार घुसा दूं और यहां से निकाल दूं, ठीक है ना, तो अंदर जो लाइन बन रही होगी, यहां से आर पार डाला और उस साइड निकाल दिया, तो जो अंदर लाइन बनेगी वो यूं होगी, सोच लिया आपने? वैसे ही एक और लाइन इधर से भी बनेगी, वो दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां इस पिरामिड के अंदर का सेंट्रॉइड बनेगा, नहीं पकड़ में आया? वो सेंट्रॉइड इसको वर्टेक्स की साइड से 3:1 में काटेगा, नहीं समझ में आया? वो इसको वर्टेक्स की साइड में 3:1 में काटेगा, 3:1 में, माने 3 साइड ऊपर और 1 साइड नीचे। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, पॉइंट नंबर 2, उम्मीद है ये अभी भी ध्यान होगा, ये वाला पेन और ये वाला पेन स्क्यू लाइंस हैं, याद आ गया आपको? अभी भी इनको इनडायरेक्ट वे में अपोजिट एज भी बोलते हैं, याद आ गया? अपोजिट एज भी बोलते हैं, भूले तो नहीं ना आप लोग ये सब? ठीक है, तो बस आप फटाफट से जो पॉइंट्स है वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना? पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है? टेट्राहेड्रॉन लिख लीजिए टाइटल में, हाँ यार टाइम और हो गया। इसके बाद में कौन है आपका? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो ये तो खत्म करो, लेके यार टेट्राहेड्रॉन टाइटल दे दिया अपन। It is a pyramid. It is a pyramid with the base triangle. With the base triangle. It is a pyramid with the base triangle. लिख लिया? पॉइंट नंबर 2 में फटाफट से लिखेगा। It has 4 faces. It has 4 faces. ठीक है? It has 4 faces.
इसके आगे लिखेगा इट हैज 3 opposite, sorry, it has 3 pairs of opposite edges. It has 3 pairs of opposite edges. It has 3 pairs of opposite edges. लिख लिया? ठीक है। अब जिनको ये बात ध्यान है उनको मैं बताता हूँ। हम लोग टेट्राहेड्रॉन बनाते टाइम पे 2 तरह के टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं। एक टेट्राहेड्रॉन बनाने का तरीका ये है कि एक हल्की सी लाइन हल्की सी इंक्लाइंड और एक ऐसे दिखा देते हैं, राइट है भाई। फिर इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और पीछे से इसको मिला दिया, ये आपका टेट्राहेड्रॉन तैयार हो गया। कहानी पकड़ में आ गई आपको? ये एक्चुअल में ऐसे दिखाया गया है, मतलब पूरी कहानी का हल्का सा इधर है। आप में से जो इस साइड बैठे हैं वो तो आराम से देख लेंगे, ये हल्का सा इधर की तरफ हल्का सा टिल्ट है। कहानी पकड़ में आ गई आपको? इसको दिखाया है ऐसे। अब यही तरीका ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको दिखाने वाले कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे। ये भी अपने आप में पिरामिड को दिखाने का तरीका है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन को। अब की बार आपने ऊपर से देखा है, समझ रहे हैं बात को? अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है। अब ये वाले पॉइंट को अगर मैं ए कहता हूँ, देख रहे हैं आप, ये वाला ए कहता हूँ, तो इस वाले पॉइंट को बी सी डी कह दूँ। अब यही वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ए कहता हूँ तो इट इज बी सी डी। उम्मीद है कि कोई बहुत दर्दनाक हादसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर अपोजिट एज की बात करी जाए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आर अपोजिट एजेस। क्या ये बात सही है? तो सबसे पहले आप इसके बाद डायग्राम बना लीजिएगा और पहले उसमें इट हैज 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट एज में लिख लीजिएगा AD BC AD BC AD BC एंड AD BC एंड AB CD AB CD एंड देखिए दोबारा से AB CD AB CD लिख लिया आपने। अगले वाले के अंदर लिखिएगा AC BD AC BD लिख लिया। हाँ भाई आगे बढ़ो, है ना, अपोजिट एजेस। और उसके बाद ये डायग्राम बना लेना फटाफट, जल्दी जल्दी बना लीजिए आप डायग्राम, है ना। थोड़ा ठीक ठाक सा बना लेना, इतना छोटा भी मत बना लेना कि सब फंस जाए आपका इसमें। हाँ भाई जिन लोगों ने बना लिया उनके लिए फटाफट से, है ना, बना लिया। हाँ भाई आपको ऐसे दिखा देना इट इज G1 G2 G3, ठीक है ना भाई। और पीछे की तरफ यहाँ कहीं दिखा देना G4 G1 G2 G3 और अपन लास्ट जो पीछे वाली फेस है उस पर G4 दिखा रहे हैं, ठीक है। G1 G2 G3 G4 और आगे लिख लीजिएगा here G1 G2 G3 G4 are, here G1 G2 G3 G4 are centroid of, here G1 G2 G3 G4 are centroid of triangular faces, triangular faces लिख दिया। G1 G2 G3 G4 are centroid of triangular faces, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 2 3 हो गए, ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे आइएगा। चौथा पॉइंट है, 4th पॉइंट में लिखिएगा a line connecting vertex to the centroid, a line connecting vertex to the face centroid, a line connecting vertex to the face centroid has center of the tetrahedron, has center of the center of the tetrahedron, has center of the tetrahedron when it is being intersected by another line, when it is being intersected by, when it is being intersected by another line, ठीक है, when it is being intersected by another line, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 5 में लिख लेना। पॉइंट नंबर 5 में सेंट्रॉइड lies on the line in the ratio 3:1, centroid lies on the line, centroid lies on the line in the ratio 3:1, in the ratio 3:1 from vertex, from vertex, ठीक है। अब इसके अंदर फटाफट से इसको ए वेक्टर दिखा देते हैं, इसको बी वेक्टर दिखा दो, इसको सी वेक्टर दिखा दो, इसको डी वेक्टर दिखा दो। दिखा दिया, ठीक है।
और बाजू में जैसे G2 है, इसके बाजू में मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ। G2 देख रहे हैं आप, G2 ये वाला फेस देखा आपने, ये वाले फेस का जो सेंट्रॉइड है उसका नाम है G2। अब ये C वेक्टर है, ये A वेक्टर है और ये वाला D वेक्टर है, ये वाला A वेक्टर है, ये वाला C वेक्टर और ये वाला D वेक्टर है। तो इसका जो G2 होगा दैट विल बी B वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइड बाई 3 होगा। सही है, तो G2 की वैल्यू लिख लेना फटाफट से, B प्लस A प्लस D। और बस एक लास्ट डायग्राम और वाइंड अप करते हैं अपन बात को। ये A है, नहीं लिखा आपने, B वेक्टर, C है क्या, हाँ सॉरी C वेक्टर, A वेक्टर B की जगह C वेक्टर, सही बोले आप, A वेक्टर C वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइड बाई 3। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पे आइएगा। अब अपन आते हैं इसको, ये फटाफट से बता दो G2 को किससे जोड़ना है मेरे को, G2 को किससे जोड़ूं, किसे, B से, बिल्कुल। तो इस साइड में आ जाएगा B और इस साइड में आ जाएगा G2, और G2 के यहाँ पे आते ही मैं यहाँ लिख देता हूँ C वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस D वेक्टर बाई 3, बराबर है ना भाई। और B की जगह B वेक्टर लिख देता हूँ। और मेरे को पता है अपना जो सेंट्रॉइड होगा उसको अगर मैं कैपिटल G के नाम से पुकारता हूँ तो कैपिटल G इस पूरे कहानी को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:1 फ्रॉम द वर्टेक्स साइड। अब आप में से कोई G के बारे में सोच सकता है साहब, G को कैसे निकालूं, 3 टाइम्स ये प्लस 1 टाइम ये, तो इसका मतलब 3 टाइम्स कितना, C वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइड बाई 3 प्लस 1 टाइम्स ब्रैकेट में कितना, B वेक्टर डिवाइड बाई नीचे कितना 4। तो इसका मतलब G वेक्टर इज इक्वल टू कितना निकला, A प्लस B प्लस C प्लस D वेक्टर डिवाइड बाई 4। श्योर, बाकी अपन कल चर्चा करते हैं, ठीक है।